हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, लेट वी एंड ई डिनोट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड रिस्पेक्टिवली एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सर्टेन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड इन द फोर डिफरेंट situations of a column 1. Assume gravitational potential at infinity to be 0. The value of E and V at a given in the column 2 match the following statement of column 1 with that of column 2. So let us begin with the solution. We have to match column 1 and column 2 at the center of the spherical shell. मैं यहाँ पर की concept बता देता हूँ. At the center of the spherical shell, electric field is always 0, but potential will be equal to minus gm upon the radius of the spherical shell. तो इसके लिए हमारे पहले का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए एंड सी. ओके, मैंने आपके आंसर्स यहाँ पर एड करके लिख रखे हैं ताकि आप देख सके, लेकिन फिर भी मैं बताता रहूँगा. सेकंड, एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर. सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे यहाँ पर भी एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होती है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है. क्यों जीरो होती है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे दो चंक्स ले लूँ, पहला और दूसरा, बॉडी सिमेट्रिक है, तो मैं यहाँ दोनों जगह आर आर डिस्टेंस पर दो छोटे चंक ले सकता हूँ. तो टू वाला अपनी तरफ खींचेगा, वन वाला अपनी तरफ खींचेगा, आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कट जाएंगे. ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, ई जीरो और वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहाँ तक तो अभी तक ए सी हमारा आंसर आ रहा है फॉर बोथ ऑफ दम. अब आ जाते हैं सॉलिड स्फीयर हैविंग अ नॉन कंसेंट्रिक कैविटी एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी. देखिए, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. मान लीजिए सेंटर ऑफ द स्फीयर है, कैविटी के सेंटर और स्फीयर के सेंटर में वेक्टर है ए वेक्टर, दैट इज रो ए वेक्टर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट के. हम यहाँ के मान लेते हैं. अब हम बेसिकली अपने इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट पर जाएंगे, कैविटी प्रॉब्लम पर. उससे मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करूंगा. तो मेरा की कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का, कैविटी कंसेप्ट, which is electric field at that point is rho a vector, where a vector is the distance in between the both of the center over here, है ना, 3 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट लग रहा है. तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, ग्रेविटेशन और क्या कहते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है. वहां पर कांस्टेंट यूज होता है 1/4πε0, यहाँ पर कांस्टेंट यूज होता है जी. ओके, तो 1/4πε0 की जगह हम जी लगाते हैं. तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक के लगा दिया, क्योंकि हमें बस एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं करना है, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना है कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती. तो मैंने यहाँ कांस्टेंट के लगा दिया, इट्स बेटर टू यूज. तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो वी की वैल्यू तो वैसे ही जीरो नहीं होने वाली यहाँ पर, है ना. पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही रही होगी. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ई की वैल्यू तो जीरो है ही नहीं, और पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या है, जीरो नहीं है. तो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज बी सी मैंने यहाँ पर लगा दिया. फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एट द सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स मासेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो आपके पास दो पॉइंट मासेस है, यहाँ पर दो पॉइंट मासेस एम और एम इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. सेंटर की बात करी जा रही है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला यहाँ पर सेंटर. यहाँ पोटेंशियल नॉन जीरो वैल्यू होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन में आर, और इसकी वजह से भी सेम यही पोटेंशियल होगा, माइनस जी एम अपॉन में आर. दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, ऐड कर जाएंगे. ठीक है, तो -2 GM/R आ जाएगा. लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे जब यहाँ पर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो. तो ई जीरो बट वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ई जीरो बट वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए एंड सी. So the final solution for the following problem is, for the first it is A and C, for the second it is A and C, for the third it is B and C, and for the fourth it is A and C respectively. Hope you understood well. Best of luck.